अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शफ़कत साहब आपका भी शुक्रिया। आज काबीना की मीटिंग हुई जहां एजेंडा आइटम्स ज़ेर बहस आई, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो वज़रा हैं वो आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे। और ये सारा सिलसिला शुरू होता है फवाद चौधरी साहब के आलमी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने यह इंकशाफ किया कि PTI में किसने किसको फारिग करवाया और सियासी खला की वजह क्या बनी। जहांगीर तरीन साहब ने असद उमर साहब को फारिग करवाया, फिर असद उमर साहब जब वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को साइड पे कर दिया। निज़ामी साहब, शफ़कत साहब से जानेंगे आज काबीना की मीटिंग में हुआ क्या, लेकिन ऐसे मौके पे जब इत्तेहादी भी अपनी बिसाखियाँ खींच रहे हैं, फवाद चौधरी साहब को ये बयान देने की नौबत क्यों आई? हाँ, नहीं, बड़ी टाइमिंग थी और इस लिहाज से भी कि ये तो वो बातें जो ऑपोजिशन वाले करते हैं और इस मौके पे जबकि जो आपने खुद ही फरमाया कि ऑलरेडी मुल्क में इतने क्राइसिस हैं, ये बयान जो है उस पर आज काबीना में भी खासी तनकीद हुई है। तो मेरे ख्याल शफ़कत महमूद साहब से पूछते हैं, वो तो वहाँ मौजूद थे। शफ़कत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शफ़कत साहब ये बताइए कि ये नॉर्मली तो पार्टी के अंदर जो रोटी डिलन है वो उसमें बयान देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्सेस भी है, आप डिस्कस भी कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नथिया गली में वो डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो फिर इस पर एक गैर मुल्की नशरियाती अदारे को ये इंटरव्यू देने की क्यों उनको ज़रूरत पेश है? कि हालात इतने ख़राब हैं? नहीं, हालात इतने ख़राब नहीं है और ये कुछ फवाद ने एग्जैजरेट किया है, कुछ मीडिया एग्जैजरेट कर रहा है, ना ही कोई इतना कुछ शदीद इख्तलाफात थे। मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जहांगीर तरीन ने निकलवाया असद उमर को या असद उमर ने उसको कहा। जहांगीर तरीन तो नाअहल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद उनकी एक एडवाइस, ज़्यादा से ज़्यादा एक एडवाइज़र की हैसियत थी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मैं तो इससे एग्री नहीं करता। वैसे इस फवाद को शौक है ज़रा थोड़ा सा मुतनाज़ा बयान देने का, अच्छा ज़रा रौनक शौनक लगाता है अपनी तरफ से। लेकिन मेरा ख्याल है जब आप एक टीम के हिस्से हों तो ऐसी चीज़ों के बारे में रौनक तो लग जाती है, लेकिन ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए कि उससे जो आपका मुश्तरका एक मकसद है उसको फ़ायदा पहुँच रहा है या नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि इतनी बात है नहीं, याद होता कि कोई बड़ी रेवलेशन होती, कोई बड़ी इसके अंदर कोई खबर छुपी होती, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। असद उमर का कोई रोल नहीं है जहांगीर तरीन के शुगर इंक्वायरी। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कई दफ़ा मीडिया में पब्लिकली कहा है कि जब उनके नोटिस में आया कि चीनी जो है वो ब्लैक हुई है या उसकी कीमतें बढ़ गई हैं या उसमें सारा कुछ हुआ है, तो उन्होंने इंक्वायरी की। और उन्होंने ये तो नहीं कहा इंक्वायरी में कि जी किसी खास बंदे को टारगेट किया जाए या असद उमर का क्या रोल था उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ये हकीकत में मबनी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वैसे ही वो तफन्नुन तबाह के लिए या थोड़ा सा आपको पता है वो मीडिया में नाउ एंड देन कोई ऐसे बयान देते रहते हैं ताकि ज़रा मामला उनका मीडिया में चलता रहे। हाँ, लेकिन शफ़कत साहब ये बात तो मेरे तो ज़ाती तौर पे इल्म है कि जहांगीर तरीन साहब की और असद उमर की बिल्कुल नहीं बनती थी। जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म के लॉयल थे और वो असद उमर साहब जो जिस तरफ इकॉनमी को ले जाना चाहते थे, जैसे जहांगीर तरीन साहब खुद कहते हैं, इस तरफ फारग हुए। फिर जहांगीर तरीन पे मेरा आपसे इत्तफाक करता हूँ मैं कि फवाद चौधरी का असद उमर का शायद इतना रोल नहीं था जितना कि कुछ और दीगर अवामल भी थे। वो ये हमारा मौजू नहीं है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आपस में जो अख्तलाफात हैं वो भी अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये तो अब कोई थोड़ा सा एकेडमिक सा हो गया। लेकिन आज जो बात हुई उसके ऊपर जिस तरह फैसल वाडा साहब ने रिएक्ट किया जज्बाती अंदाज से, और उन्होंने उल्टा असद उमर साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया कि और शाह महमूद कुरैशी पे कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो ये इससे तो उन्होंने जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही थी उसको एक किस्म की उसकी तस्दीक कर दी कि ये एक फैक्शनलिज्म है। और खुद प्राइम मिनिस्टर को
टोकना पड़ा, ठंडा करना पड़ा फैसल वाडा को? पहली तो बात है कि फैसल वाडा ने किसी का नाम नहीं लिया, और ये जो लीक्स हैं ये भी लोग अपने गुड्डी चढ़ाने के लिए लीक्स वीक्स कर देते हैं, जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। और ये जिसको अंग्रेजी में सेल्फ सर्विंग लीक्स कहते हैं। बिल्कुल फैसल ने किसी का नाम नहीं लिया, और फैसल ने कोई इतनी लंबी चौड़ी बात भी नहीं की। लेकिन मैं अभी टिकर देख रहा था तो ऐसे लग रहा था कि फैसल जो है किसी से गुत्थम गुत्था होने लगे थे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है, हाँ नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है आरिफ जी कि मुझे आप बताएं, आप तारीख के तालिब इल्म है, सियासत को भी बड़ी देर से देख रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी सियासत को नहीं दुनिया जहान की सियासत को देख रहे हैं। आप मुझे बताएं कि सियासी जमातों में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ भी होता है, एक दूसरे के साथ धड़ेबाजी भी होती है, सियासत का हिस्सा है। तो तहरीक इंसाफ में भी थी, कुछ लोगों को जहांगीर तरीन पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को शाह महमूद पसंद है, कुछ लोगों को सद उमर पसंद है। शफकत साहब इस पर जरा हम बात करेंगे। शफकत साहब, ये जो अभी निज़ामी साहब ने सवाल किया है, फैसल वाडा साहब ने ये बात की, आप उसको पार्शली डिनाई कर रहे हैं। काबीना के इजलास में हुआ क्या, और ये जो टिकर्स चल रहे हैं बकौल आपके कि मीडिया भी एग्जैजरेट करता है, ये टिकर्स कितने मुख्तलिफ हैं, और क्या वज़ीर-ए-आज़म फैसल वाडा को उठाकर नहीं ले गए, उन्हें कूल करने की कोशिश नहीं की वज़ीर-ए-आज़म ने? जो हुआ वो बता दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली ये सारी बातें गलत हैं। फैसल ने थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी फवाद ने की, प्राइम मिनिस्टर ने सबको समझाया जिस तरह के एक एल्डर होते हैं। उन्होंने सबको कहा कि भाई छोटे मोटे इख्तलाफ होते रहते हैं, लेकिन आपस में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अगर आप टिकर देखें तो लगता है जैसे पता नहीं को गुत्थम गुत्था होने लगे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये अगेन जो लीक्स होती है ना, ये भी ऐसे नहीं होती। लीक्स का भी एक मकसद होता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जरा थोड़ा सा अगर किसी का मकसद ये था कि मेरी जरा एक दिन के लिए मैं खबरों का मेंबर बनूं, तो वो तो अचीव हो गया। ठीक है, आप इनडायरेक्टली फवाद साहब को इशारा करें। शफकत साहब एक ब्रेक लेते हैं। मैं आज जनरल बात कर रहा हूँ। जी ठीक है शफकत साहब, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद ये जो पीटीआई के इख्तलाफात और इख्तलाफात से फिर ज़ाती रंजिशों तक का सफ़र है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब, ये इख्तलाफात तो सियासी जमातों में होते हैं, लेकिन पीटीआई में ये जो ज़ाती रंजिशों का ट्रायका है, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब, निज़ामी साहब, ज़ाती इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये रंजिश, इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है पीटीआई में? देखिए, मैं शफकत साहब से इत्तफाक करता हूँ, ये पार्टियों के अंदर होता है। थोड़ा सा ज़रा नफसियाती मसला भी है फवाद चौधरी साहब का। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 24 घंटे कैमरे के सामने रहता है। फिरदौस आशिकवान साहब तो बहुत ज़्यादा रहती थी। अब इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी फवाद चौधरी साहब को कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसी बज़ाहिर खुले लाइन वजारत में रहते हुए अपने आप को किसी न किसी दिन, चाहे चांद के हवाले से, ईद के हवाले से, किसी और हवाले से, और अब ये इस तरह के दुर्फंतरियाँ छोड़ के ख़ुद को अलाइव रखा हुआ है। और शफकत साहब, ये तो आपको याद होगा कि भुट्टो दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जो कि बड़े मतलब एक डिसिप्लिनरियन थे, शेख रशीद का बाएं बाजू का फैक्शन और मौलाना कौसर रज़ी तहरीक का हिस्सा हैं। अभी हाल ही में मियां नवाज शरीफ के दौर में मैंने देखा ये कि चौधरी निसार अली खान और ख्वाजा आज़म की बोलचाल तक नहीं थी। तो ये चीज़ें चलती तो हैं, लेकिन ये जिस अंदाज से फवाद चौधरी ने कहा, ये बेहतर होता कि ये बीज चुराए के ना भांडा फोड़ते। देखिए आरिफ, मैं जनरल बात एक करूँगा कि जब आप किसी टीम का हिस्सा होते हैं तो फिर आप टीम के मफाद को ज़हन में रखते हैं, और टीम को मफाद का और टीम के डिसिप्लिन को और इन चीज़ों को आप जहन में रख के आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी भी टीम के अंदर अगर छोटे मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो एक अगर कोई ऐसी चीज़ है जो टीम के मफाद में नहीं है तो वो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए
अब ये देखें ना कि पिछले तकरीबन 20-25 मिनट से हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि ये फवाद ने ये कहा, फवाद ने वो नहीं कहा। हालांकि हमें बात और करनी चाहिए। हमें बड़े इश्यूज हैं इस मुल्क के सामने। कोरोना का इशू है, उसके साथ निपटने का इशू है, बाकी चीजों का, लेकिन हम इस चीज के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर बारहा ये कह चुके हैं कि टीम का सोचना चाहिए। जब आप एक टीम का हिस्सा हैं तो फिर टीम का सोचो। अगर आप टीम का हिस्सा नहीं रहना चाहते वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप टीम का हिस्सा हैं तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर। तो इसलिए मैं तो सब दोस्तों से, साथियों से, जो भी है, उनसे यही कहूंगा कि छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमें जो टीम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है वो अपने, अभी आप कल एक गैलप का सर्वे आया है, 67% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का हैंडल किया जा रहा है बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। उन्होंने अप्रूवल रेटिंग दी। 28% हैं जिन्होंने मुखालफत की है, 67% ने सपोर्ट किया। तो इसलिए जो भी हुकूमत कर रही है वो कामयाबी से इस बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला कर रही है। जी जी। और इस बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला करने में सारी टीम का एक रोल है, खास तौर पे असद उमर का, शाह महमूद का, इन सब का एक रोल है। जी जी। ये हमारे बड़े करीबी और सीनियर लीडर्स हैं। शफकत साहब, गैलप के सर्वे की भी तो आपने बात की है, लेकिन यूएनडीपी का सर्वे ये कहता है कि पाकिस्तान की बल्दियाती हुकूमतों का शहरियों से कोई राब्ता ही नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप नहीं समझते लोकल गवर्नमेंट्स एक्टिव ना होने की वजह से कोविड से लड़ने में दुश्वारी हुई है फेडरल गवर्नमेंट्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को? देखें, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि लोकल गवर्नमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम ये था कि जो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट थी वो एक रिग्ड इलेक्शन की पैदावार थी। और क्योंकि मैं तो उस वक्त लाहौर का अपनी पार्टी का सदर था, तो मुझे पता है कि वो सारा इलेक्शन रिग हुआ। तो इसलिए उसको कायम रखना तो एक जो नाइंसाफी थी उसको मजीद आगे लेके चलने वाली बात होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर होता तो बहुत अच्छा होता। और इंशाल्लाह हमने प्लान बनाया हुआ है और हम करीब एक कोरोना का जरा थोड़ा सा जो है वो कम हो जाए तो फिर हम इलेक्शन कराएंगे। अच्छा शफकत साहब, ये बताएं कि आपने वज़ीर तालीम के तौर पे ये बयान दिया कि स्कूल खोलने पर गौर हो रहा है, तो और आपने ये भी कहा कि ज़्यादातर पेरेंट्स इसके हक़ में हैं, तो ये कोई नए SOPs के साथ स्कूल खोलने की कोई गौर हो रहा है या महज एक ये खबर ही है? ये देखें, वैसे तो एक सर्वे में जो गैलप का सर्वे आपने सुना जिसके बारे में है और जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, इसमें लिखा हुआ है कि 70% पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि स्कूल खोल दें। बल्कि सवाल ये था कि अगर स्कूल खुल गए तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? तो 70% ने कहा कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे। लेकिन हमने कोई फैसला नहीं किया। अभी 15 जुलाई तक तो सब बंद है और उसके बाद अभी हम ये कर रहे हैं कि हम सारे जिसको अंग्रेजी में स्टेक होल्डर्स कहते हैं, या जो भी जिनका कोई ना कोई अमल दखल है इसमें, हम सब से बात कर रहे हैं। और बात करने के बाद हम 2 जुलाई को एक बैनुल सूबाई एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। और उस कॉन्फ्रेंस में हम सारे सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, इन सब से और सूबों से मशवरा करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोई लाए अमल क्या है जिसको, या जो रोड मैप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हम उसको जुलाई के महीने में खोल दें, हो सकता है हम अगस्त में खोलें, हो सकता है सितंबर में खोलें, लेकिन हमारे पास कोई प्लान तो होना चाहिए ना कि भाई ये प्लान है। अगर ये इंडिकेटर्स जो हैं इनको हम ज़हन में रखें, इन इंडिकेटर्स को ज़हन में रख के फिर हम देखें कि स्कूल खोलने चाहिए नहीं। अब आपको मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे पे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस की तरफ से कि स्कूल्स खोले जाएं। उसके बाद मदारिस के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमें, इत्तेहाद तंजीम मदारिस और बाकी जो मदरसे चलाते हैं कि मदारिस को खोला जाए। और उसके अलावा प्रोफेशनल ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन हम फिर भी बगैर मुशावरत के और इत्तेफाक राय से और
बैनुल सूबाई इत्तेफाक राय से हम कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ जी, अगर अमवात की तादाद और कम हो जाती है, मिसाल के तौर पे आज कल से कम थी, कल परसों से कम थी, अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है, कम हो जाती है, अगर इन्फेक्शन का रेट को लेवल ऑफ हो जाता है, तो क्या हम कोई स्टैगर्ड तरीके से खोल सकते हैं? क्या हम पहले यूनिवर्सिटी को खोल दें या पहले हम कुछ सीनियर क्लासेस को खोल दें, या बच्चों को ज्यादा समझ है, ज्यादा वो अपने आप करते हैं? क्या स्कूल्स को हम कोई SOP बनाए कि जिसमें वो 20 से ज्यादा बच्चों को एक क्लास में ना रखे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सजेशंस हमें आ भी रहे हैं, बहुत सारे वालिदैन भी हमें अपना फीडबैक दे रहे हैं। तो इसमें कोई हतमी फैसला नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम अनकरीब इसके ऊपर मुशावरत करके, तो कोई मेरी ये जरूर ख्वाहिश है कि हम कोई कम अज कम मुस्तकबिल का ये जो है ना कि गैर यकीनी की सूरत हाल, इसको खत्म करें और कुछ ना कुछ प्लान बना लें जो कि आगे लेके चले। क्योंकि शफकत साहब वो पहले वाली बात तो नहीं हो सकती ना, जब तक ये कोविड है तो आपको कोई ना कोई SOPs तो पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेके और बाकी भी स्टेक होल्डर जैसे कहा, यकीनन उनको एक SOPs बनाने चाहिए। तो जब खोलने की बारी आए तो कुछ ना कुछ तय हो, क्योंकि ये भी एक बड़ा खासा गुंजरक किस्म का मामला है। अच्छा शफकत साहब, दूसरी तरफ अब चलते हैं अब कि जो कोविड इटसेल्फ है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं तो लॉकडाउन में बिलीव नहीं करता, गरीब आदमी मर जाएगा, और उनकी इस बात में थोड़ा सा वज़न भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसमें ट्रेड ऑफ है वो ये है कि अब ये इतनी तेज़ी से फैला है कि खदशात है कि इस महीने तो ये 2 लाख हो जाएंगे जो इससे मुतासर हैं, और अगले महीने डबल भी हो सकते हैं, और बड़ी खौफनाक किस्म की प्रोजेक्शंस हैं। तो इसके होते हुए ये कहना कि लॉकडाउन जो है वो मैं उसके हक़ में नहीं, इससे बड़ा गलत मैसेज जाता है। क्योंकि अमली तौर पे तो आज से मसलन लॉकडाउन को मज़ीद सख्त कर दिया गया, इंक्लूडिंग लाहौर जहाँ पर मैं भी रहते हैं उस एरिया में भी। देखिए आरिफ जी, बात यह है कि इंक्रीजिंग एविडेंस आ रही है कि लॉकडाउन जो है उनसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और फ़ायदा कम हुआ है, सवाए उन जगह पे जैसे न्यूजीलैंड है या आइसलैंड है जो कि जजीरे हैं। और जो जजीरे हैं जिस तरह को उन्होंने बंद किया, सब कुछ किया, तो उसके फौरी तौर पे उन पे देखिए हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? हम अपने आप को हिंदुस्तान से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे हालात हैं, हमारा जैसा मुल्क है, या बांग्लादेश से कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि मोदी ने 1 जून तक एक खतरनाक किस्म का लॉकडाउन किया, और उस खतरनाक लॉकडाउन में जो आपने हाल देखा कि जिस तरह लाखों लोग बेचारे सड़कों पे दर बदर हुए, मारे गए, बुरी हालत हुई उनकी। उसके बाद इतना खतरनाक लॉकडाउन करने के बाद इस वक्त जो हिंदुस्तान में इंक्रीज है इन्फेक्शंस का और इंक्रीज है डेथ्स का, वो पाकिस्तान से ज्यादा है। उसके बाद आप अगर अपने मुल्क की मिसाल लेना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा शोर मचाया सिंध ने कि जी हमने बड़ा लॉकडाउन किया है और वफाक नहीं कर रहा, और हमने कर दिया फलाना, और हमने सबसे पहले किया, सबसे उन्होंने ढोंग मतलब बहुत ज्यादा ढोल बजाया इस चीज का। सबसे ज्यादा अफेक्टेड सिंध, सबसे ज्यादा अमवात जो है वो कराची के अंदर हो रही है। तो मकसद ये है कि कोई एविडेंस दुनिया में नहीं है कि लॉकडाउन सवाए जजीरों के या चाइना जैसा मुल्क, देखें मेरी बात सुनो, चाइना और वियतनाम जैसे मुल्क है ना, अब वहां पे हमारे दोस्त हैं, लेकिन एक बात चले उसको इस तरह कह लेते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और अवाम की कंप्लायंस जो है वो अगर 100 है तो हमारी 30 है। जी जी। सो जिस किस्म का लॉकडाउन या जिस किस्म की वो कर सकते हैं, चाइना जिस तरह कर सकता है या वियतनाम कर सकता है, उस तरह का सब कॉन्टिनेंट में हमारे साउथ एशिया में हो ही नहीं सकता। जी जी ठीक है। शफकत साहब एक ब्रेक लेते हैं। शफकत साहब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन जुमला खत्म कर लेंगे। सो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने हिकमत अमली अपनाई और जिस तरह एहसास प्रोग्राम के जरिए हमने लोगों में पैसे तकसीम किए, वरना इस वक्त सड़कों पे मार धाड़ होनी थी। जी जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। सब ब्रेक के बाद आपसे ये जानेंगे कि ये स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन, इसको भी अवाम ने नहीं अपनाया और हुकूमत अपना बयानिया सही तरीके से, क्या वजह है कि अवाम तक नहीं पहुंचा पाई? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं, कुछ अख्तर मेंगल साहब का जिक्र भी करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, आना तो कोविड पॉलिसी पे ही था, लेकिन एक सवाल बार बार जहन में खटकता है। ये जो पीटीआई के इख्तलाफात हैं, लाखों करोड़ों वोटर्स हैं इनके, वो ये भी जानना चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों, निज़ामी साहब ये इख्तलाफात की तरदीद नहीं आई आज तक, ये क्या वजह है? एक यूनानिमस वजाहत आ जाए तो आप नहीं समझते ये खाक बैठ जाए? नहीं, कुरैशी साहब ने भी तरदीद किया है, जहांगीर तरीन साहब ने भी कही है, वैसे तो है, लेकिन ये इख्तलाफात अपनी जगह पर है। एक अप्रोच में फ़र्क होता है। ये देखें ना, ये रोबोट्स तो नहीं चला रहे ना हुकूमत, इनमें इख्तलाफात भी होता है, मफादात का भी टकराव होता है। जहाँ तक मेरा इल्म है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमेशा समझते हैं कि जहांगीर तरीन ने उनको वज़ीर आला बनने से रोका, में सीट नहीं लेने दी, इस लिहाज से बिलावास्तर तौर पर रोका। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो इस किस्म की जो बातें हैं वो चलती रहती हैं, और ये जैसे होता है एक फैमिली में, उस तरह एक्सटेंडेड फैमिली में ये कुछ ना कुछ मामला चलते रहते हैं। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि उनको ज़रा अंडर कंट्रोल रखे। अच्छा शफकत साहब, एक ये तो खैर लंबी बहस है, इस पर बैठ के कभी करेंगे बात। ये फवाद चौधरी ने एक बात ठीक कही है मेरे नज़दीक, कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल असिस्टेंट एडवाइज़र की फौज, जफर मौज जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी के और जवाबदेही का जो उसमें एक सिस्टम और जवाबदेही का जो है कॉन्सेप्ट, उसके खिलाफ है। देखें, बात यह है कि आप पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको ज़हन में रखें। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा क्राइसिस कभी भी नहीं था इकॉनमी का, बाकी चीज़ों का, जब हमने इनहेरिट किया। बेहतरीन दुनिया में, यानी बेस्ट ऑफ पॉसिबल वर्ल्ड में, तो ये ज़रूर बात है कि कोई बंदा जो है वो पार्लियामेंट से बाहर से नहीं आना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि जो चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस कर रहा है पाकिस्तान, उसमें हमें जहां बेहतरीन से बेहतरीन लोग मिलते हैं उनको भी ला के और उनको भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने का मौका देना चाहिए। मसलन अभी एक बात चलती है कि जी डुअल नेशनलिटी। अब आपको पता है कि इतना बड़ा असासा है जो पाकिस्तानी नेशनल्स बाहर हैं, जिनमें टॉप के साइंटिस्ट हैं, टॉप के प्रोफेसर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, और वो उन्होंने अपना नाम पैदा किया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि उन्होंने अपना दुनिया में नाम पैदा किया। अब जिन लोगों ने अपना दुनिया में नाम पैदा किया है, अगर हम उनको कहते हैं कि आइए और आके अपने आबाई मुल्क जो है उसकी नशो नमा के लिए और बहबूद के लिए और मुस्तकबिल के लिए काम करें, तो उसमें क्या बुराई है? अगर हम वो ब्रिटेन वाली स्टेज में पहुंच गए या किसी वेस्टर्न कंट्री के पहुंच गए तो फिर ठीक है। लेकिन अभी देखें ना, अब शहजाद हैं कासिम, वो माइनिंग के और पेट्रोलियम के एक्सपर्ट हैं, सारी दुनिया उनको जानती है इस तरह। तो इसी तरह और हैं, नदीम बाबर है, एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के अंदर। और भी सनिया निश्तर, फैंटास्टिक लेडी, जिसने बड़ा काम किया दुनिया में। इशरत साहब हो गए, मतलब मैं रज़ाक टॉप ऑफ द लाइन बिजनेसमैन है मुल्क के अंदर। तो अगर हम इन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और आके जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है, तो ठीक है। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि सबसे बेहतरीन दुनिया में तो कोई भी बाहर से नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि आपको एक खास वक्त के लिए और एक खास एक दौर में आपको जो लोगों की जरूरत है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा शफकत साहब, ये तो ठीक है आपकी बात। वैसे तो देखें ना, आइन में भी इसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर उससे तजावज़ न किया जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। मसलन इतनी तादाद स्पेशल असिस्टेंट की होगी, इतनी एडवाइज़र्स की होगी, ये अगर उस आइन की स्पिरिट में आ जाए तो ठीक है। लेकिन इस हुकूमत में कुछ ज़्यादा ही कुछ आ गए हैं बहरहाल, जिसकी वजह से शायद एतराज़ बनता है। और बाज़ ऐसे कोई टेक्नोक्रेटिक भी नहीं है। मसलन जो ये जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, वो टूरिज़्म के मिनिस्टर, किसी ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में कौन सी जगह अच्छी जाने वाली, तो उनको पता ही नहीं था। तो ये एक बहरहाल इस पर एक अलग बहस है। शफकत साहब ये बताइए कि जो ये BML BNP बेंगल जो है ये अलग हुई है आपसे कोalition से, इसके कितने मुराकात हैं PTI के लिए? देखें, कोई भी खुशी नहीं होती जब आपका कोई इत्तेहादी जो है वो आपसे अलग होता है, तो उसमें खुशी तो नहीं होती। और जैसे मैंने कहा कि इत्तेहाद जब आप करते हैं तो फिर आपकी पार्लियामेंट के अलावा भी आपकी आपस में
एक ताल्लुक पैदा होता है, तो इसलिए खुशी नहीं होती। अख्तर मैंगल साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं और हमने उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी कर दिया है। वो इस्लामाबाद में आए थे, उनकी जो मस्जिद हमला है वो क्वेटा में थी, तो इसलिए वो कोई भी फैसला जो है वो अपनी मस्जिद हमला के बगैर नहीं करते। तो अब उन्होंने बात शुरू कर दी है जी जी। और उनके जो उन्होंने कुछ 5-6 पॉइंट थे, उनके कुछ चीजों पे अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे कि उस पर अमल करें और उसको आगे लेके चलें। शफकत साहब वापस आ जाएंगे अख्तर मैंगल साहब, आपको क्या लगता है? और अगर आ जाएंगे तो मुझे कितने टाइम तक? काफी उम्मीद है मुझे। जी जी। अच्छा, लेकिन शफकत साहब ये बताइए कि ये इनके जाने से कोalition को तो कोई खतरा नहीं, मसलन जो बाकी पार्टनर्स हैं वो तो कोई हिलजुल तो नहीं हो रही कोई ऐसी जिससे हुकूमत की वजूद को खतरा पड़ जाए कोalition के? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जितने हमारे बाकी इत्तेहादी हैं, GDA है, MQM है, बाप पार्टी है, JWP है, बुक्टी साहब के कुछ इश्यूज हैं लेकिन हम उनको उनका हजाला कर रहे हैं, और उसके बाद PMLQ है, सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। जी जी। अच्छा शफकत साहब ये तो चलता ही रहता है सियासत के अंदर, इत्तेहादियों के साथ मामला जो है वो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन क्या वजह है कि नौबत यहाँ तक पहुँचे कि एक पार्टी जो है कहे कि जी हमसे 2 साल में इन्होंने बात ही नहीं की, वादे वईद करते रहे, किसी एक भी जो उनके 6 नुकात पे उन पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ख़ास तौर पे इसका एक सिंबॉलिक वैल्यू तो ज़रूर है ना, आप ये ज़रूर अग्री करेंगे कि ये एक छोटे सूबे से हैं जो वैसे ही बड़ा अग्रीव्ड रहता है मामलात के मामले में। देखिए, पहले तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इस साल के भी बजट में जो वफाकी तरक्याती काम है, रियल टर्म्स में, ये नहीं कि परसेंटेज के लिहाज से, रियल टर्म में जो बलूचिस्तान को एलोकेशन हुई है वो पंजाब से डबल है, बल्कि पंजाब से ज्यादा सिंध की भी एलोकेशन है और KP की भी है। और बलूचिस्तान की तो डबल एलोकेशन है इस साल वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के अंदर। दूसरी बात यह है कि जब आप एक मुआहदा करते हैं उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, लेकिन 2 के बारे में मैं अर्ज करूं। एक तो था जो गुमशुदा लोग थे उनको तलाश किया जाए, उनमें कुछ पेशरफ्त हुई और कुछ सेटबैक हुए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हिंदुस्तान जो है उसमें अमल दखल कर रहा है। कई दफ़ा लोग जो हैं वो खुद चले जाते हैं, कई दफ़ा सिक्योरिटी हिसाब से आपको लोगों को सख्ती से निपटना पड़ता है, क्योंकि हम ये तो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान जो है उसमें एक बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो, और ख़राबी आपको पता है हिंदुस्तान ने वहाँ पैदा करने की कोशिश की है। तो लेकिन वहाँ पे भी गुमशुदा लोगों पर भी प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट में मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे फंड्स जो थे वो दिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए अख्तर मैंगल साहब को भी, तो इसलिए कुछ चीज़ों पे पेशरफ्त हुई है, कुछ चीज़ों पे नहीं हुई। इंशाल्लाह उन पे हम काम करेंगे और आगे लेके चलेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया शफकत में, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अख्तर मैंगल साहब की अपोजिशन के रहनुमाओं से जो राब्ते हैं वो तेज़ हो रहे हैं, और साथ ही फवाद चौधरी साहब ने जो 6 महीने की बात की है कि 6 महीने का टाइम में वज़ीर-ए-आज़म ने ये वज़ीरों को कहा है, इसका मकसद क्या है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, अख्तर मैंगल साहब हों, JWP हो, PMLQ हो, GDA हो, MQM हो, हर एक ने अपना मौका ताड़ा और PTI को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहीं ना कहीं डायरेक्टली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इस सारे सिनेरियो में एक ट्रबल शूटर फिगर था इनके पास, वो जहांगीर तरीन साहब थे। खा वो PTI की अपनी पॉलिटिक्स हो, दूसरों को तोड़ के लाना हो या इत्तेहादियों को मनाना हो। अब जहांगीर तरीन साहब खुद ट्रबल में हैं। एक तो वो लंदन में क्या कर रहे हैं, और जो आज काबीना में हुआ इस पे उनके क्या तासुरात हो सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो बात है वो बगैर इलाज गए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई हमेशा के लिए चले गए, तो वी शुडंट डाउट हिम। बाकी उनका ट्रबल शूटर का किरदार जो था वो उसकी 2 वजूहात थी कामयाबी की। एक तो वो तमाम स्टेक होल्डर से बड़े अच्छे तल्लुकात पे थे, वो बिजनेस लाइक आदमी थे, बिजनेसमैन होने के अलावा बात मुख्तसर करते थे, लेकिन वो ठोक बजा के बात करते थे।
लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ये थी कि उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ना सिर्फ एतमाद हासिल था, बल्कि जिनसे जाके बात करते थे उनको यकीन था कि जहांगीर तरीन जो हैं वो डिलीवर कर सकते हैं। और ये जब ये बैंगल साहब ने जब खुदा हाफिज़ कहा है फाउंडेशन को, तो उनकी बात हुई है जहांगीर तरीन साहब से। उन्होंने कहा हमारा आप गारंटर थे हमारे, आप ही नहीं रहे तो हमने क्या रहना वहाँ। अभी तो निजामी तो साहब ये अभी मसला बात जो हुई है, है, ये आप अभी का आपका- बता रहे हैं? ये हालिया दिनों में बात हुई है अख्तर मेंगल साहब की जहांगीर तरीन जी साहब जी से? जी मैंने सुना है ये जी। और पता नहीं सही है गलत है, बहरहाल इसी किस्म की बात मुझ तक पहुंची है। तो मतलब है कि ये खैर जहांगीर तरीन साहब का तो मसला ये रहा है। ये आपने सुना लेकिन नहीं है निजामी साहब, ये तो इसकी खबर है। सिर्फ ये बताएं बात मुद्दा क्या हुआ है, बीच में डिस्कशन क्या हुई है? इतनी बात है जितनी मैंने बताई है आपको। अच्छा, ये जो है ना दूसरा मसला ये है ना, ये चौधरी से भी फायर फाइटर थे तरीन साहब जी। अब मेरे ख्याल से खान साहब को उनकी एक बुनियादी कमज़ोरी ये है कि ये काम जो है ना ये खुद उनके करने का है, वो खुद नहीं करते। भाई आप जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ अपने मफाद में अपने फ़ायदे के लिए इमरान खान साहब घर बनी गाला चाय पीने के लिए चले गए थे जी बतौर वज़ीर आज़म। जी। तो क्या अगर इमरान खान साहब लाहौर आए तो चौधरी बरदरान को कहें कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ आपके पास, भाई आप अकेले लेडी से खाना खा सकते हैं तो आप उनके साथ भी खाना खा सकते हैं जी। लेकिन ना वो असेंबली में जाते हैं और ये काम उन्होंने अपने मुसाहिबीन के लिए छोड़े हुए हैं। अब जो मुसाहिबीन हैं उनके, वो चाहे कितने भी मोतमद खुसूसी हों खान साहब के, वो जो जिनसे जाके बात करते हैं उनमें उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये एक बड़ा ही गुंजलक मसला है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी ये जो है ना एक दूसरे से कुछ लोग दो, ये ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ आपने सख्त इस्तेमाल किया जी। हर एक सियासी जमात की अपनी फरमाइश होती है और अपना एक वेट होता है जिसके मुताबिक वो करते हैं। हर एक MNA MPA का भी ऐसी होता है। तो ये इत्तेहादियों की डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है, वेटेज लेते हैं इत्तेहादियों की डिमांड्स निजामी पूरी करनी पार्टी होने की वजह के बावजूद, लेकिन ये पूरी नहीं की उन्होंने जी मतलब चौधरियों के साथ। 6 महीने का किस्सा क्या है निजामी साहब? क्या कोई रुख बदल लिए हैं हवाओं ने? हाँ, ये इमरान खान साहब ने बड़ी, अगर फवाद चौधरी साहब ने करेक्टली कहा है कि 5.5 महीने के बाद हालात जो हैं वो मेरे भी हाथ से निकल जाएंगे, तो क्या इनको कोई 6 महीने का या 5 महीने या किसी मुद्दत का कहीं से अल्टीमेटम बना हुआ है कि इधर यू सेट योर हाउस इन ऑर्डर और गो होम, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब ने और बातों के अलावा ये भी इंतहाई एक अजीब सी बात कही है। जी जी। तो निजामी साहब अब इस पे क्या हो क्या सकता है इसमें? वैसे ये हवा किधर को जाएगी? कहीं कराची जाएगी, लाहौर आएगी? देखे ना बात यह है कि जो शफकत महमूद साहब ने गैलप का जिक्र किया कि ये गैलप पोल में तो बड़ा ज़बरदस्त जा रही है हुकूमत। भाई ये गैलप पोल जो है ना, ये एक तो नाम गैलप है, ये हैं गिलानी साहब, एजाज शफी गिलानी साहब, ये हर हुकूमत के दौर में उसी हुकूमत के हक़ में गैलप पोल कर देते हैं। तो जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त तहरीक चल रही थी तो पीपल्स पार्टी के हक़ में थे, नून के दौर में नून के हक़ में थे। तो मैं समझता नहीं कि ये कोई बड़ा साइंटिफिक पोल है। ऐसे पोल्स पर नहीं तमाद करना चाहिए, लीडर का आवाम की नब्ज़ पर हाथ होना चाहिए। ये उस तरह के पोल्स्टर नहीं है जिस तरह के अमेरिका और बरतानिया में होते हैं, वहाँ भी गलत साबित होते हैं। और लेकिन ये तो बिल्कुल ही ऑफ द मार्क है। जी ठीक है निजामी साहब, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ होते हैं, सर्वेस बाज़ों का गलत भी हो जाते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने आज कमर ज़मान कायरा साहब को फ़ोन किया, चौधरी मंजूर साहब से भी रब्ता किया, इससे पहले अख्तर मेंगल साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ये कुछ हफ्ते पहले की बात है। लोग कह रहे थे कि आसिफ साहब जो हैं वो अब सियासी तौर पे बिल्कुल ही गायब हैं। लेकिन क्या आसिफ जरदारी फिर मुतहर्रिक हो रहे हैं? और अपोजिशन के साथ जो अख्तर मेंगल साहब के मुसलसल राब्ते हैं, ये पैगाम क्या है? देखे ना, जेल में वो कहते हैं मैं जेल से भी नहीं घबराता, जेल कोई हमारे लिए चीज़ दे, ये मुश्किल वक्त है। उन्होंने अपना मोराल तो बूस्ट किया, लेकिन अपोजिशन की अपनी तारीख बड़ी तल्ख है। अब मौलाना फजल रहमान का साथ दिया भी और नहीं भी दिया। अब ये क्या पता कि अख्तर भगवान और अख्तर मेंगल को वो आगे करें
और वो कहे कदम बढ़ाओ अख्तर वेंगल, हम तुम्हारे साथ हैं, जो पीछे मुड़ कर देखे तो नवाज शरीफ की तरह कोई भी ना हो, क्योंकि देखे ना तनाबें तो सबकी कसी हुई हैं नैब के जरिए हुकूमत ने। तो इसमें ज़रा कोई लिमिटेशन भी है, लेकिन अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए, कोई चौधरी ने भी किया कुछ, क्योंकि ये भी सुन रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी है बलूचिस्तान की JWP, क्या नाम जमहूरी है वतन उसका? पार्टी, JWP वो भी पर तोल रही है। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल हुई तो यकीनन अपोजिशन मज़ीद फ़ाल हो जाएगी। निज़ामी साहब, आपने हिस्ट्री को बनते देखा है, ये जो हवाएं बलूचिस्तान से चलती हैं वो कोई ना कोई नतीजा निकाल के ही रहती हैं। तो ये जो मैंगल साहब हैं, एक तो थोड़ी सी इनकी इस मूवमेंट को लोग उतना सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि पहले भी ये इत्तेहाद से अलहदा होने की बात कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह शफकत साहब कह रहे थे उनको मना लेंगे, तो क्या इस अब की बार उनकी डायरेक्शन को, उनके इस कदम को सीरियस लिया जाए? नहीं हो सकता मना लें, उनके मुतालबात पर कोई कुछ हो जाए गिव एंड टेक, लेकिन नज़र नहीं आता मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज से उनको सलूक हुआ, कई दफ़ा उनको वादे वाइद किए गए, कोई 10 दफ़ा तो वादे वाइद किए गए, जी। और बड़ी मजाक बन गया था उनका कि जी बस मैं जा रहा हूँ, और जाते नहीं थे। और वो अगरचे वो बड़ी देर से एक तो काबीना में नहीं आया, फिर वो बाज़ औक़ात हुकूमती पोजीशन का साथ देते थे, बाज़ औक़ात गैर जानब रहते थे, और बाज़ औक़ात उनका उल्ट भी होता था हुकूमत से जो इस्तेदलाल है। जी। निज़ामी साहब, प्रोग्राम से पहले देख रहा था मैं कि फवाद चौधरी साहब ने मौक़िफ़ दिया है कि सियाक़ व सबाक़ से उनका बयान हटके पेश किया गया है। तो ये एक तो खैर सियाक़ व सबाक़ की कहानी तो है पुरानी, वो तो हमेशा एक वतीरा रहा है जिसकी भी बात कुछ आगे निकल जाए। लेकिन एक बात मैं कहूँ आपको जी कि फवाद चौधरी ने बात बातें बड़ी ठीक कही हैं। ये उन्होंने जो कहा है ना कि गैर सती लोग आ गए, ये फैसल वाडा और ये जो मुराद सईद टाइप के लोग जो आ गए हैं, इनको कोई ये तो कुछ नहीं है ना, ये लोग बेकार लोग हैं, ये जुल्फी बुखारी और ये और वो, और जो अच्छे बच्चे और सियासी लोग हैं वो पीछे चले गए, और ये बड़ा सेटबैक है, और बाकी लोग खामोश रहते हैं। ये वाकई इमरान खान अगर इस बात को समझें तो ये बात जो उनकी उसमें कुछ थोड़ा सा नहीं। निज़ामी साहब, ये जो दलील शफकत साहब दे रहे थे कि फवाद साहब को लाइमलाइट में रहने का शौक़ है और इस वजह से वो बात कर देते हैं और वो ख़बरों में रहते हैं, क्या वाकई क्योंकि वो एंकर भी रहे हैं? ये तो शफकत बात जी, मैं शफकत साहब से मैं मुत्तफ़िक हूँ इस चीज़ का कि उनको लाइमलाइट में रहने का शौक़ है, लेकिन लाइमलाइट में रहने का शौक़ की वजह भी मैंने बताई आपको। लेकिन लाइमलाइट के बावजूद कम से कम उनको ये तो कहे ना कि कोई जुर्रत दिखा के जो भी समझते हैं बात कर देते हैं, शीरी मजारी करती हैं, ये कर देते हैं, एक आध और को वजीर होगा, नहीं तो वहाँ तो मुबारक सलामत का एक वो लगा रहता है, कोरस चल रहा होता है काबीना के अंदर भी। अच्छा निज़ामी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ज़राए से रिपोर्ट हुआ है, खैर शफकत साहब तो उसको भी डिनाई कर रहे थे, वो ये हुआ है कि फवाद चौधरी की इस बयान पे वज़ीर-ए-आज़म ने सरजनिश नहीं की, उनको सिर्फ मना किया है कि एहतियात बरतें सियासी बयान देने में। ये मैसेज क्या है? देखिए मैं खान साहब की कोई नीयत पे नहीं शुबा करता, ये विदिन लिमिट्स जो होते हैं ना चीफ एग्जेक्टिव या पार्टी के सबरा ख़ास तौर पर हुकूमत में हों, तो वो मुख्तलिफ फैक्शंस को ना एक दूसरे को कैंसिल आउट करवाने के लिए कोई ज़्यादा डिस्करेज भी नहीं करते। मसलन शेख रशीद वर्सेस कौसर रियाजी जी, वो मौलाना ये भुट्टो साहब के दौर में था, फिर बेनज़ीर के दौर में शायद ऐसा नहीं था, ख़ुद नवाज शरीफ के दौर में जो ख्वाजा आसिफ वर्सेस चौधरी निसार अब भी है, लेकिन हाँ जी अब ज़रा कुछ ज़्यादा हो गई है ये, जिसको मेरा ख्याल है कि ये शायद इसलिए है कि वो इससे ये तासर मिलता है कि वज़ीर-ए-आज़म का कंट्रोल नहीं है जी, ठीक है। काबीना। अच्छा निज़ामी साहब, एक बहुत ही बड़ा गलत मैसेज आता है। एक और अहम फैसला हुआ है ये सारे कोरोना के सिनेरियो में। सऊदी हुकूमत ने इस साल हज बैतुल्लाह को महदूद कर दिया है, और सऊदी अरब में मुकीम जो मुसलमान हैं, जो वहाँ के दूसरे कंट्रीज़ हैं तो अकामा रखते हैं, और अगर वो सऊदी शहरी हैं उसके अलावा, तो वो हज अदा कर सकते हैं। ये हाँ जी, ये जी वहाँ भी शायद मेरे ख्याल से 1000 है या 10,000, मुझे अच्छी तरह नंबर नहीं पता, हज़ारों में ही है नंबर जिनको इजाज़त दी है। हज हमारे बाकी दुनिया में तो नौजवान लोग हज करते हैं,
हमारे यहाँ जब जी। आप अल्लाह अल्लाह करने के गरीब होते हैं तो हज करने जाते हैं। जी। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये अच्छा हो गया, क्योंकि अगर आपने ये हुकूमत पाकिस्तान पे छोड़ा होता कि जी आप अपने हाजियों को जाने दें या ना जाने दें, जी। तो आपको पता ही है कि हमारी जो मखसूस लॉबियाँ हैं उन्होंने हाहाकार मचा देनी थी यहाँ के। ठीक है निजामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, करने से मना किया, निजामी लेकिन साहब सऊदी अरब को कुछ नहीं कहता कोई। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हज यकीनी तौर पे माली लिहाज से भी और जानी लिहाज से भी एक मुश्किल इबादत है और इसमें कुछ मुशक्क़त भी ज़्यादा है, इसलिए शायद एक बार इसको फ़र्ज़ करार दिया गया। बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।